नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल स्टडी विथ मोहित सर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, समाज शास्त्र की क्लास रेगुलर चल रही है। कल कुछ कारणों से नहीं हो पाई थी लेकिन आज फिर हम लोग अपना समाज शास्त्र के साथ में अध्ययन करेंगे। एक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे जिसके बारे में आपको जानकारी है। चैप्टर कौन सा था? चैप्टर था प्राथमिक अवधारणाएं, प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स। समाज, एक समाज, सामाजिक समूह, समुदाय, समिति, संस्था, परिस्थिति एवं भूमिका। ये वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें हमने समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में बता दिया था आपको कि सोसाइटी के बारे में मैकाइवर पेज ने क्या कहा है कि जहां कहीं भी जीवन है वहीं समाज है। और सामाजिक संबंधों के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? जीवित व्यक्ति हो, संपर्क हो, पारस्परिक जागरूकता हो, सामाजिक अंतःक्रिया हो। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था। क्लियर है ना? अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, जिसमें मैंने एक हेडिंग आपको डलवा दिया था, समाज के मूलभूत तत्व। है ना? समाज के मूलभूत तत्व, यही हेडिंग थी। जो आपको याद होगा कि समाज के मूलभूत तत्व क्या क्या हैं, है ना? समाज के मूलभूत तत्व, तो इनको जरा से देखिएगा कि समाज के मूलभूत तत्व कौन कौन से हैं। सभी समाजों हेतु प्रथम आवश्यकता सदस्यों के संगठन का एक स्तर होना। क्या है? सदस्यों के संगठन का एक स्तर होना, है ना? सभी समाजों हेतु प्रथम आवश्यकता क्या होती है? सदस्यों के संगठन का एक स्तर होना, एक लेवल होना। साथ में जनसंख्या के बगैर समाज नहीं रह सकता। याद रखिएगा, जनसंख्या के बगैर समाज नहीं रह सकता। इसके लिए प्रमुख 3 कार्य महत्वपूर्ण हैं। पहला क्या हो जाएगा? सदस्यों हेतु खान पान की व्यवस्था। दूसरा है सदस्यों को सुरक्षित रखना तथा निरंतर प्रजनन। जब निरंतर प्रजनन होगा तभी जनसंख्या होगी, और जब जनसंख्या होगी तभी समाज संभव है। और सदस्यों को सुरक्षित रखेंगे तभी जनसंख्या क्या है? बरकरार रह सकती। अगर मान लीजिए समाज के सभी लोगों को मार दिया जाए, उपद्रव करवा दिया जाए, युद्ध करवा दिया जाए, तो जनसंख्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, फिर समाज भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि समाज किससे मिलकर बना हुआ है? लोगों से मिलकर बना हुआ है, व्यक्तियों से मिलकर बना हुआ है। अगला है सदस्यों का एक दूसरे के साथ संपर्क होना। एक दूसरे के साथ संपर्क होना, साथ ही संपर्क के लिए कुछ प्रेरणाओं का होना। कुछ प्रेरणाओं का होना, एक दूसरे के साथ संपर्क होना। जैसे मेरा और आपका मान लीजिए संचार तो हो ही रहा है, संपर्क तो हो ही रहा है। आप YouTube चैनल स्टडी विथ मोहित सर के माध्यम से मोहित सर को देख रहे हैं कि वो पढ़ा रहे हैं, और मैं भी कहीं ना कहीं फील कर रहा हूं कि आप लोग पढ़ रहे हैं। आपके जो लाइक आते हैं, कमेंट आते हैं, उसके माध्यम से हमको पता चलता है। तो संचार हो रहा है, संपर्क स्थापित हो रहा है ना? हम लोग क्या हो जाएंगे? एक सामाजिक प्राणी हो जाएंगे। और प्रेरणा भी है। प्रेरणा क्या है कि कहीं ना कहीं हमको असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन लेना है, या जीडीसी में सिलेक्शन लेना है, या पीजीटी में सिलेक्शन लेना है, या जीआईसी में सिलेक्शन लेना है, या एनटीए नेट क्वालिफाई करना है ना? तो ये एक प्रेरणा है, एक लक्ष्य भी है हम लोगों का। ठीक ना? अगला है सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता को बनाए रखना। सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता को भी हम लोग क्या करेंगे? बनाए रखेंगे। अगला देख लीजिएगा, समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? समाज की प्रमुख विशेषताएं, पहला क्या हो जाएगा? समाज अमूर्त है। याद रखिएगा, समाज क्या होता है? अमूर्त है। कई बार पूछा गया है, समाज क्या है? अमूर्त है। समाज जागरूकता पर आधारित है।
है ना, समाज में समानता तथा भिन्नता पाई जाती है। समाज में समानता भी है और भिन्नता भी है, ये याद रखिएगा। चाहे वर्ग भी हो, वर्ग आधारित समाज हो या जाति आधारित समाज हो, उसमें समानता और भिन्नता देखने को मिलेगी ही मिलेगी। जो भी पश्चिमी समाज है, यूरोप का समाज है या अमेरिका का समाज है, वो देखा जाए तो वर्ग आधारित व्यवस्था वहां पाई जाती है, वहां पर क्लास है। और हमारे यहाँ भारत में क्या है, कास्ट है, जाति आधारित व्यवस्था पाई जाती है। जैसे एक बिल आया है यूजीसी का, है ना, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर रोक लगा दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही कहना है कि इससे सामाजिक अव्यवस्था फैल सकती है ना। तो मेरा अगर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण उस बिल पर पूछा जाता तो मेरे हिसाब से उसमें जातियां मजबूत होती। उसमें जातियां क्या होती, इस बिल के माध्यम से मजबूत हो जाती। मजबूत क्यों हो जाती कि सब लोग अपनी जाति के प्रति ज्यादा लगाव दिखाने लगते। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है या कॉलेज है या आपकी मित्र मंडली है, उसमें सभी जातियों के लोग रहते हैं, मुझे नहीं लगता कोई छुआछूत जैसी कोई समस्याएं होती हैं। साथ में खेलते हैं, खाते पीते हैं, एक दूसरे के कपड़े भी शेयर कर लेते हैं, जैकेट अच्छी लगी तो एक दूसरे के पहन लिए, तो उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस तरह के जब बिल आ जाएंगे तो उसमें कुछ न कुछ टिप्पणी या मेंटली आपके दिमाग में डाल दिया जाएगा कि आप ओबीसी हैं, आप एससी हैं, आप एसटी हैं, आप ईडब्ल्यूएस हैं, आप क्या हैं, जनरल। तो उससे जातियां क्या हो सकती थी, मजबूत हो सकती थी, भेदभाव और भी बढ़ सकता था। संरक्षण तो जरूरी है, संरक्षण जरूरी है, किसी का शोषण ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, इसके लिए नियम कानून बनाना जरूरी है, 100 में 100% जरूरी है। या मान लीजिए जो भी पिछड़े तबके के लोग हैं, भले ही वो जनरल कैंडिडेट हो या एससी हो या एसटी हो या ओबीसी हो या किसी भी धर्म के हों, पिछड़े हैं, तो उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए नियम कानून के माध्यम से काम करना चाहिए, उनको संरक्षण प्रदान करना चाहिए, उनको आर्थिक सहायता देना चाहिए, सारी चीजें हैं। लेकिन जब हम मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे हैं तो वहां पर कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं ना की जाएं जिनसे फिर से वो दौर शुरू हो जाए जिसमें जातियां अपने प्रबल रूप में पाई जाती थी, है ना। बाकी मेरा वो कोई मुद्दा भी नहीं है, ना मेरा कोई विशेष लेना देना है। मेरा मुद्दा क्या है, समाजशास्त्र का रिवीजन और असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन। क्लियर है ना। तो समाज अमूर्त है, समाज जागरूकता पर आधारित है, समाज में समानता तथा भिन्नता पाई जाती है, समानता की चेतना, कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, है ना। ये किसने दिया है सिद्धांत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समानता की चेतना, ये किसने दिया है, गिडिंग्स ने। समानता की चेतना किसने दिया है, गिडिंग्स ने, है ना, याद रखिएगा। समानता की चेतना किसने दिया है, गिडिंग्स ने। अगला देख लेते हैं, समाज में अन्योन्याश्रितता पर आधारित है, या समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित है, अन्योन्याश्रितता पर आधारित है। समाज में सहयोग तथा संघर्ष पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। आपसे पूछेंगे समाज के बारे में कौन सा कथन सही है, समाज में समानता और भिन्नता दोनों पाई जाती है, अभी मैंने बताया जो पूरी तरीके से सही। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाया जाता है, समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, ये किसने कहा है, समाज सहयोग संघर्ष मिश्रित, सोसाइटी इज कोऑपरेशन क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट, किसने कहा, मैकाइवर और पेज ने कहा। समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, किसने कहा, मैकाइवर ने। समाज क्या है, संघर्ष मिश्रित सहयोग है, किसने कहा, मैकाइवर ने। समाज केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, पशुओं में भी समाज पाया जाता है, याद रखिएगा। समाज सिर्फ मनुष्यों तक सीमित नहीं है, समाज मनुष्यों के अलावा पशुओं में भी पाया जाता है।
समाज परिवर्तनशील तथा जटिल व्यवस्था है। समाज में परिवर्तन होता रहता है और ये एक जटिल व्यवस्था भी है। भाई समाज में ही परिवर्तन हुआ है कि जिस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में छुआछूत या कह सकते हैं भेदभाव जैसी व्यवस्थाएं विद्यमान थी, क्या वर्तमान समय में कुछ ऐसा है? देखा जाए तो उसमें बहुत ज्यादा कमी आ गई है। यानी समाज में क्या आया है? परिवर्तन आया है। और वही बात यहां पर कही जा रही है कि समाज परिवर्तनशील है तथा जटिल व्यवस्था है। अब एक हेडिंग क्या है? एक समाज, अ सोसाइटी। एक समाज क्या होता है? एक समाज, जरा इसको समझिएगा। एक समाज, अ सोसाइटी, एक समाज केवल एक साधन है जिसकी सहायता से कुछ विशेष संगठनों की स्थापना की जाती है या सामान्य जीवन में चेतन रूप से भाग लेने वाले व्यक्तियों का एक समूह है। गिन्सबर्ग का क्या कथन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, उस पर हम बात करेंगे। ये क्या कहते हैं कि एक समाज कुछ संबंधों व व्यवहारों के द्वारा संबंधित व्यक्तियों का ऐसा संग्रह है जो उनको कुछ ऐसे व्यक्तियों से पृथक करता है जो इन संबंधों से संबंधित नहीं है अथवा जिनका व्यवहार उनसे भिन्न है। अब गिन्सबर्ग क्या कह रहे हैं? ये आपसे पूछा जाएगा कि कथन के रूप में पूछा जाएगा कि एक समाज कुछ संबंधों व व्यवहारों के द्वारा संबंधित व्यक्तियों का ऐसा संग्रह है जो उनको कुछ ऐसे व्यक्तियों से पृथक करता है जो इन संबंधों से संबंधित नहीं है अथवा जिनका व्यवहार उनसे भिन्न है ना। अब इसमें की पॉइंट पकड़े रहिएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि गिन्सबर्ग ने ऐसा कहा है। किसने कहा है? गिन्सबर्ग ने। एक समाज कुछ संबंध व व्यवहार द्वारा संबंधित व्यक्तियों का एक ऐसा संग्रह है जो उनको कुछ ऐसे व्यक्तियों से पृथक करता है जो इन संबंधों से संबंधित नहीं है अथवा जिनका व्यवहार उनसे भिन्न है। कुल मिलाकर के ये बात क्या कर रहे हैं कि एक समाज कुछ संबंधों व व्यवहारों के द्वारा संबंधित व्यक्तियों का एक संग्रह है जो उनको कुछ ऐसे व्यक्तियों से पृथक करता है जो इन संबंधों से संबंधित नहीं है अथवा जिनका व्यवहार उनसे भिन्न है। ये किसने कहा है? गिन्सबर्ग ने। अगला है र्यूटर के मतानुसार। र्यूटर क्या कहते हैं? समाज से बिल्कुल भिन्न एक समाज कोई भी ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये कौन कहता है? र्यूटर कहते हैं। र्यूटर क्या कहते हैं कि समाज से बिल्कुल भिन्न एक ऐसा समाज कोई भी ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये कौन कह रहा है? र्यूटर। समाज से बिल्कुल भिन्न एक समाज कोई भी ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगला किसका है? फ्रीडमैन का। फ्रीडमैन क्या कह रहे हैं भैया? फ्रीडमैन के बारे में देख लीजिएगा। फ्रीडमैन कहते हैं कि एक समाज विस्तृत अर्थों में वह संगठन है, एक समाज विस्तृत अर्थों में वह संगठन है जिसका कुछ दूसरे संगठनों पर भी प्रभुत्व रहता है। एक समाज विस्तृत अर्थों में वह संगठन है जिसका कुछ दूसरे संगठनों पर भी प्रभुत्व रहता है। ये कौन कह रहा है? र्यूटर महोदय कह रहे हैं कि एक समाज विस्तृत अर्थों में वह संगठन है जिसका कुछ दूसरे संगठनों पर भी प्रभुत्व रहता है। एक समाज विस्तृत अर्थों में वह संगठन है जिसका कुछ दूसरे संगठनों पर भी प्रभुत्व रहता है। फिर मेंजर, अगला विचार किसका है? मेंजर का है। ये क्या कह रहे हैं? एक समाज को व्यक्तियों का एक ऐसा समूह समझा जा सकता है जो कुछ सामान्य क्रियाओं में जागरूक होकर भाग लेते हैं। ये मेंजर कह रहे हैं।
मेंजर क्या कह रहे हैं कि एक समाज व्यक्तियों का ऐसा समूह समझा जा सकता है, व्यक्तियों का ऐसा समूह समझा जा सकता है जो कुछ सामान्य क्रियाओं में जागरूक होकर भाग लेते हों, है ना। ये कौन कह रहा है, तो क्या बताएंगे, मेंजर का कहना है ना। किसका कहना है? अगला देख लीजिएगा। एक समाज की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं, एक समाज की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोसाइटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोसाइटी, एक समाज की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं, है ना। पहली विशेषता क्या है कि एक समाज व्यक्तियों का समूह है ना। एक समाज व्यक्तियों का समूह है। दूसरा क्या है, एक समाज मूर्त है। मूर्त चीजें, जैसे हम क्या है, मूर्त हैं, है ना। एक समाज क्या है, मूर्त है। एक समाज के अधिकार सदस्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए, एक समाज की क्या क्या विशेषताएं हैं, याद कर लीजिए, पूछा जाएगा आपसे। पहली बात क्या है, एक समाज व्यक्तियों का समूह है। एक समाज क्या है, व्यक्तियों का समूह है। दूसरा, एक समाज मूर्त है। एक समाज कैसा है, मूर्त है। एक समाज के अधिकतर सदस्य, एक समाज के अधिकतर सदस्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जीवन व्यतीत करते हैं। मूर्त है, व्यक्तियों का समूह है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, साथ में एक समाज एक छोटा तथा सरल संगठन है। मूर्त है, व्यक्तियों का समूह है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, एक छोटा और सरल संगठन है। कैसा संगठन है, एक छोटा और सरल संगठन है। साथ में एक समाज में सदस्यों के व्यवहारों में समानता पाई जाती है। सदस्यों के व्यवहारों में समानता पाई जाती है। इनके उत्तरदायित्व क्या होते हैं, सीमित होते हैं। एक समाज में व्यक्तियों के उत्तरदायित्व सीमित होते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा, एक समाज के सदस्य सामाजिक क्रियाकलापों में चेतन रूप से भाग लेते हैं, है ना। ये क्या है, एक समाज की प्रमुख विशेषताएं हैं जो आपको याद भी हो जाएंगी, बहुत क्लियरली याद हो जाएंगी भैया, बस सिर्फ एक बार देखिएगा। एक समाज व्यक्तियों का समूह है। समाज, जो एक समाज है वो मूर्त है। इसमें निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसके अंदर व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक समाज एक छोटा तथा सरल संगठन है। एक समाज सदस्यों के व्यवहारों में समानता पाई जाती है, सदस्यों के व्यवहारों में समानता पाई जाती है। एक समाज में व्यक्ति का उत्तरदायित्व क्या होता है, सीमित होता है। एक समाज के सदस्य सामाजिक क्रियाकलापों में चेतन रूप से भाग लेते हैं। चेतन रूप से क्या होते हैं, भाग लेते हैं। अब देखिए, उद्विकासीय क्रम है। इसमें देख लीजिएगा, उद्विकासीय क्रम, उद्विकासीय क्रम
आर्थिक विकास के स्तर को आधार मानकर एंथोनी गिडेंस द्वारा समाज को उद्विकासीय क्रम में 7 भागों में विभाजित किया गया है ना। एंथोनी गिडेंस ने समाज को उद्विकासीय क्रम में कितने भागों में विभाजित किया, तो क्या बताएंगे? 7 भागों में विभाजित किया। एंथोनी गिडेंस ने समाज को कितने भागों में विभाजित किया? 7 भागों में। वो 7 भाग कौन से हैं? पहला है शिकारी एवं भोजन संग्रह समाज। पहला क्या हो जाएगा? शिकारी एवं भोजन संग्रह समाज। दूसरा है कृषक समाज। तीसरा है पशुचारी समाज। फिर क्या है? परंपरागत राज्य। फिर है पहली दुनिया का समाज, दूसरी दुनिया का समाज, तीसरी दुनिया का समाज। देखिए बहुत आसान है, एंथोनी गिडेंस ने जो बताया है वो बड़ा इजीली हम याद कर सकते हैं। 7 इनके भाग। कैसे? सबसे पहले शुरुआती दौर का मनुष्य कैसा था? शिकार करता था, भोजन कर लेता था। पुरा पाषाण काल में पत्थर था, फेंक के मारे जानवर को, शिकार कर लिए, मांस खा गए। शिकारी एवं भोजन संग्रह समाज। फिर जब उत्तर वैदिक काल में हम पहुंचे तो कृषि करने लगे, तो कैसा हो जाएगा? कृषक समाज। ठीक ना। फिर उत्तर वैदिक काल में ही आप देखेंगे तो पशुओं यानी गाय को महत्व दिया गया यानी पशुचारी समाज बन गया। परंपरागत राज्य। फिर क्या बता देंगे? 3 तो नीचे के बहुत है सरल, पहली दुनिया का समाज, दूसरी दुनिया का समाज और तीसरी दुनिया का समाज। यही 7 भागों में कौन डिवाइड कर दिया है? एंथोनी गिडेंस ने। समाज को उद्विकासीय क्रम में 7 भागों में डिवाइड करने का कार्य कौन किया? तो क्या बताएंगे? एंथोनी गिडेंस ने किया। किसने किया? एंथोनी गिडेंस ने। किसने किया भैया? एंथोनी गिडेंस ने। वही 7 भाग मैंने बता दिया है। अब देख लीजिएगा अगला, सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप क्या है? सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह एक प्रकार का संगठन है। सामाजिक समूह एक प्रकार का संगठन है जिसके सदस्य एक दूसरे को जानते हैं और वैयक्तिक रूप से एक दूसरे से अपनी एकरूपता स्थापित करते हैं। मतलब सामाजिक समूह तभी बनेगा जो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे को जानते हो और वैयक्तिक रूप से संबंध भी स्थापित हो। यही बात इसमें कही गई कि सामाजिक समूह एक प्रकार का संगठन है जिसके सदस्य एक दूसरे को जानते हैं और वैयक्तिक रूप से एक दूसरे से अपनी एकरूपता स्थापित करते हैं, है ना। सामाजिक समूह एक प्रकार का संगठन है जिसके सदस्य एक दूसरे को जानते हैं और वैयक्तिक रूप से एक दूसरे से अपनी एकरूपता स्थापित करते हैं। वोटोमोर क्या कहते हैं? वोटोमोर क्या कहते हैं? सामाजिक समूह व्यक्तियों का एक ऐसा योग है जिसमें शामिल व्यक्तियों के बीच निश्चित संबंध हो। हम नहीं कह रहे हैं, वोटोमोर कह रहे हैं कि समूह तभी है जब उनमें शामिल व्यक्तियों के बीच एक निश्चित संबंध हो, तभी समूह बनेगा। कौन कह रहा? वोटोमोर। कि शामिल व्यक्तियों के बीच निश्चित संबंध होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं समूह और इसके प्रतीकों से अवगत होता है। क्या कह रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति स्वयं समूह से, है ना, और इसके प्रतीकों से अवगत होता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं समूह से और इसके प्रतीकों से अवगत होता है। ये कौन कह रहा है? वोटोमोर कह रहे हैं। कौन कह रहा है? वोटोमोर।
अगला देख लीजिएगा, मैकाइवर और पेज के अनुसार, मैकाइवर और पेज के अनुसार ये क्या कह रहे हैं, सामाजिक संबंधों में, मैकाइवर और पेज क्या करें, सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से जुड़े लोगों के बीच कुछ हद तक पारस्परिकता का भाव निहित होता है। सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से जुड़े लोगों के बीच कुछ हद तक पारस्परिकता का भाव निहित होता है। लोग एक दूसरे से थोड़ा बहुत अवगत तो अवश्य ही होते हैं और यह बात समूह के सदस्यों की प्रवृत्तियों में दिखाई देती है। ये कौन कह रहा है, तो क्या बताएंगे, मैकाइवर और पेज कह रहे हैं कि सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से जुड़े लोगों के बीच कुछ हद तक पारस्परिकता का भाव निहित होता है। लोग एक दूसरे से थोड़ा बहुत अवगत तो अवश्य ही होते हैं और यह बात समूह के सदस्यों की प्रवृत्तियों में दिखाई देती है। हार्ट एवं रीस का क्या मानना है, हार्ट एवं रीस का क्या मानना है, समूह अंतः क्रियाओं में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है। समूह अंतः क्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है ना, समूह अंतः क्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है। मर्टन ने समूह का निर्धारण में 26 आधारों का उल्लेख किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि समूह के निर्धारण में 26 आधारों का उल्लेख किसने किया, तो क्या बताएंगे, मर्टन ने। मर्टन ने समूह निर्धारण के 26 आधारों का उल्लेख किया है। आगबर्न और निमकाफ क्या कहते हैं, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित होकर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तब वे एक समूह का निर्माण करते हैं। ये कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं आगबर्न और निमकाफ। क्या कह रहे हैं, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित होकर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तब वे एक समूह का निर्माण करते हैं। ये आगबर्न और निमकाफ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित हो रहे हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे हैं, वही क्या बन जाएगा, समूह। कौन कह रहा है, आगबर्न, निमकाफ। और मर्टन ने 26 आधारों का उल्लेख किया है। आगे देख लेते हैं, सामाजिक समूह के प्रकार, है ना, काइंड्स ऑफ सोशल ग्रुप्स, सामाजिक समूह के प्रकार, काइंड्स ऑफ सोशल ग्रुप। देखिए पहला क्या है, उप प्राथमिक समूह, मतलब सब प्राइमरी ग्रुप्स। उप प्राथमिक समूह, सब प्राइमरी ग्रुप्स, है ना। इसमें देखिए, इसे आत्मीय युगल समूह भी कहते हैं, महत्वपूर्ण है। आपसे ये पूछा जाएगा कि किसे आत्मीय युगल समूह भी कहते हैं, किसे आत्मीय युगल समूह भी कहते हैं, तो क्या बताएंगे, सब प्राइमरी ग्रुप्स को या उप प्राथमिक समूह को आत्मीय युगल समूह भी कहते हैं, है ना। आत्मीय युगल समूह कौन सा है, उप प्राथमिक समूह, जैसे पति पत्नी, है ना, प्रेमी प्रेमिका, प्रेमी प्रेमिका, मां और उसकी संतानें, है ना, ये सब क्या होते हैं, उप प्राथमिक समूह हैं। पति पत्नी क्या हैं, उप प्राथमिक समूह हैं। सब प्राइमरी ग्रुप्स में कौन आएगा, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, मां और उसके बच्चे, ये सब क्या है, उप प्राथमिक समूह। अगला देख लीजिएगा, प्राइमरी ग्रुप्स क्या है,
प्राइमरी ग्रुप्स, प्राइमरी ग्रुप्स प्राथमिक समूह, प्राथमिक समूह प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप्स ये ऐसे समूह हैं जिनमें नंबर 1 साक्षात्कार पर आधारित साहचर्य, दूसरा सदस्यों की संख्या कम, ठीक, अविशिष्ट उद्देश्य, कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है प्राइमरी समूह का, साक्षात्कार पर आधारित साहचर्य, दूसरा है सदस्यों की कम संख्या, इसमें सदस्य क्या होते हैं, कम, अविशिष्ट उद्देश्य, इनका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है। अगला है तुलनात्मक रूप से अधिक आत्मीयता, सदस्य कम होंगे तो आत्मीयता अपने आप अधिक होगी। भीड़ में आत्मीयता क्या होती है, कम होती है, लेकिन 5 लोग हैं, समूह बन गया, उनमें आत्मीयता क्या होगी, अधिक होगी। किसमें आएगा, प्राथमिक समूह में। अगला है आपेक्षिक स्थायित्व जैसे संलक्षण विद्यमान होते हैं, आपेक्षिक स्थायित्व जैसे संलक्षण विद्यमान होते हैं। अब देखिए कूले क्या कहते हैं, चार्ल्स कूले का कथन क्या है, इनकी एक पुस्तक भी है सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909 में। पहली बात तो इनकी पुस्तक ही महत्वपूर्ण है चार्ल्स कूले की। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कब लिखा इन्होंने, 1909 में। कब लिखा, 1909 में। इसमें प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। कहने का मतलब चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो 1909 में लिखी गई, उसमें प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। किसने प्रस्तुत किया, चार्ल्स कूले। और चार्ल्स कूले की पुस्तक का नाम क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कूले ने उस समूह को प्राथमिक समूह, कूले ने उस समूह को प्राथमिक समूह माना है जिसके सदस्यों में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। प्राथमिक समूह कूले उसे ही मानते हैं जिनके सदस्यों में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, है ना। अगर आमने सामने के संबंध मिल रहे हैं तो कूले के अनुसार वो प्राथमिक समूह है। और कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909 में प्राथमिक समूह की अवधारणा को व्यक्त किया और बताया कि आमने सामने के संबंध हैं तो उसे हम प्राथमिक समूह कहेंगे। एग्जाम्पल में जैसे परिवार, क्रीड़ा, समूह, पड़ोस, है ना। एग्जाम्पल में जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि पड़ोस किस में आएगा, तो प्राथमिक समूह है। परिवार किस में आएगा, प्राथमिक समूह है। क्रीड़ा समूह है, कबड्डी हो रहा, खो खो हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, ये सब क्या है, प्राइमरी ग्रुप्स है, प्राथमिक समूह है। किसके अनुसार, कूले के अनुसार। इनकी पुस्तक भी याद रखिएगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909। अगला है चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोषिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोषिका कहा है। मानव स्वभाव की पोषिका किसने कहा, चार्ल्स कूले ने। क्या कहा कि प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पोषिका है, नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर, नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर, तथा मनुष्य का मानवीकरण, ह्यूमनाइजेशन करने वाला एक शक्तिशाली एजेंट कहा। पूरा कथन पूछना होगा तो पूरा पूछेंगे, नहीं तो सिर्फ इतना पूछ लेंगे कि मानव स्वभाव की पोषिका प्राथमिक समूह को किसने कहा, चार्ल्स कूले ने कहा। या ऐसे पूछ लेंगे मानव स्वभाव की पोषिका तथा मनुष्य का मानवीकरण
करने वाला एक शक्तिशाली एजेंट। किसने कहा प्राथमिक समूह को? चार्ल्स कूले ने कहा। किसने कहा? चार्ल्स कूले ने कहा। ठीक ना। अगला देख लेते हैं, डेविस क्या कहते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। डेविस ने परिवार, क्रीडा समूह, पड़ोस, गांव तथा कार्य करने वाले समूह को प्राथमिक समूह माना है। डेविस ने परिवार, क्रीडा समूह, पड़ोस, गांव तथा कार्य करने वाले समूह को प्राथमिक समूह माना है। डेविस ने क्या माना है? परिवार, क्रीडा समूह, पड़ोस, गांव तथा कार्य करने वाले समूह को प्राथमिक समूह माना है। किसने माना है? तो क्या बताएंगे? डेविस ने माना है। किसने माना है? डेविस ने माना है ना। अगला है मैकाइवर पेज। मैकाइवर और पेज ने परिवार, क्रीडा समूह, मित्र मंडली, गपसप समूह, साझेदारी, स्थानीय भाईचारा, अध्ययन समूह मतलब लाइब्रेरी, गैंग, जनजाति परिषद आदि को प्राथमिक समूह माना है। आपसे पूछा जाएगा कि मित्र मंडली, क्रीडा समूह या मान लीजिए परिवार, गपसप समूह, बैठते हैं ना, गपसप करते हैं, साझेदारी, खेती कर रहे हैं उसमें 3-4 साझेदार हैं, स्थानीय भाईचारा या अध्ययन समूह या गैंग, गैंग बनती है ना, जैसे सुना होगा आपने गैंग का नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जनजाति परिषद, इन सब को मैकाइवर और पेज क्या मानते हैं? प्राथमिक समूह मानते हैं। अगला है पार्सन्स क्या कहते हैं। पार्सन्स का कथन क्या है? हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ह्यूमनाइजेशन प्राथमिक समूह में ही होती है। हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ह्यूमनाइजेशन प्राथमिक समूह में ही होती है। हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में ही होती है। अगला है अर्ध प्राथमिक समूह। अगला क्या याद रखेंगे? अर्ध प्राथमिक समूह। अर्ध प्राथमिक समूह, क्वासी प्राइमरी ग्रुप्स। अर्ध प्राथमिक समूह, क्वासी प्राइमरी ग्रुप्स, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अर्ध प्राथमिक समूह हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए। थोड़ा थक भी जाता हूं दोस्तों, दिन में ऑफलाइन क्लास रहती है ना, तो जब टाइम मिलता है मुझे तो मैं आपको ये रिवाइज करवाता हूं, है ना। सुबह से ही क्लास थी, थकान तो लग ही जाती है ना। फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।